नमस्कार दोस्तों। अनमोल आईसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आखिर हम आज जानते हैं कि इजराइल और फ़लस्तीन क्यों आपस में लड़े मरे जा रहे हैं, क्यों ये लोग एक दूसरे को नहीं देखना चाहते। उसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम इसकी स्थिति के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो आप देखेंगे, ये हमारा प्यारा भारत है, उसके बाद में ये पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, और ये ईरान है, ये इराक है, उसके बाद में ये सीरिया का भूभाग पड़ता है, जॉर्डन है, और ये हम आते हैं अब इजराइल और फ़लस्तीन वाले क्षेत्र में। इसको मैंने लाल रंग से अलग से दर्शाया है। तो अब हम जानते हैं कि आखिर इजराइल फ़लस्तीन है क्या, कौन सी ऐसी चीज़ है ये। इस शुरुआत में क्या हुआ, जो ये पूरी की पूरी भूभाग है, ये पूरा का पूरा जो ज़मीन है, ये पहले ये पूरी की पूरी ज़मीन फ़लस्तीन की है। शुरुआत में इजराइल नामक देश का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। हालांकि यहाँ पर पहले से यहूदी लोग रहते थे। इजराइल नामक देश बाद में अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया। अब हम इसको अच्छे से मानचित्र के माध्यम से समझते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे, ये जो मैंने लाल रंग से पूरा का पूरा बनाया है, तो लाल रंग से लाल निशान के द्वारा मैंने फ़िलिस्तीन को दर्शाया है, चाहे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। और जो मैंने काले रंग से दर्शाया है, वो मैंने इजराइल को दर्शाया है। तो और ये जो मैंने ब्लू कलर से, नीले रंग से यहाँ दर्शाया है, ये यूएनओ की मैंने स्थिति को दर्शाया है। तो अब हम देखेंगे, जब इजराइल और फ़लस्तीन का विभाजन नहीं हुआ था, पार्टीशन नहीं हुआ था, उसके पहले की स्थिति। तो पहले के पूरी की पूरी ज़मीन जो है, पूरा भूभाग फ़लस्तीन का ही था। जब 1948 में अंग्रेज़ों ने इसका विभाजन कर दिया, तो अंग्रेज़ों ने 48% 48% ज़मीन ये फ़लस्तीन को दे दी, और 44% 44% ज़मीन 44% ज़मीन इन्होंने इजराइल को दे दी, और 8% भाग यहाँ पर अंग्रेज़ों ने यूएनओ के अंडर में कर दिया। अब यूएनओ के अंडर में क्यों कर दिया, इसका कारण हम जानते हैं। क्योंकि ये जो 8% भाग है, ये यरूशलेम का भाग है, और यरूशलेम 3 धर्मों का पवित्र स्थल कहा जाता है। 3 धर्म कौन कौन से? ईसाई जो हैं वो मानते हैं कि उनके ईसा मसीह बेथलेहम नामक स्थान पर पैदा हुए थे। वो बेथलेहम नामक स्थान भी यरूशलेम में है। और यहूदी कहते हैं कि हम यहाँ पर पहले से रहते हैं, हमारा मूल स्थान यही है, हमारे सारे जो इष्ट हैं, देवी देवता हमारे यहीं पर हैं। और यहाँ पर इस्लाम का पवित्र स्थल क्यों माना जाता है? क्योंकि इस्लाम में जो तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद है, अल अक्सा मस्जिद, वो भी यरूशलेम में ही है। तो ये 8% भाग, ये यरूशलेम का भाग है, ये यूएनओ के अंडर में है। इसमें ना ही इजराइल का अधिकार है, और ना ही इसमें फ़लस्तीन का अधिकार है। उसके बाद में जब विभाजन हो गया 1948 में, उसके बाद में इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में हमेशा समय समय पर युद्ध होते रहे। युद्ध होने के बाद में हमेशा, आप सबको पता है कि इजराइल हमेशा भारी पड़ता रहा। और विभाजन के तुरंत बाद इजराइल पर 6 मुस्लिम देशों ने, इस्लामिक कंट्रीज ने मिल करके आक्रमण कर दिया, और इजराइल ने अकेले उन 6 के 6 इस्लामिक कंट्री को परास्त कर दिया। और परास्त तो कर ही दिया, साथ में उसने फ़लस्तीन की न जाने कितनी एकड़ के हज़ारों किलोमीटर की ज़मीन उसने अपने कब्जे में कर ली। और 1948 से लेकर के 1990 तक कई युद्ध हुए फ़लस्तीन और इजराइल के बीच में। 1990 के दशक में जो 48% फ़लस्तीन था, वो केवल 22% फ़लस्तीन बचा, केवल 22% बचा। बाकी इसके सारे भूभाग पर इजराइल का कब्जा हो गया। फिर इसके बाद में 2011 में फिर इजराइल और फ़लस्तीन का फिर एक संघर्ष हुआ, उसमें युद्ध हुआ। उसमें फिर से इजराइल ने फ़लस्तीन की ज़मीन में कब्जा कर लिया, और लास्ट में 2011 में 12% भाग पर ही फ़लस्तीन है, बाकी शेष भाग पर इजराइल का कब्जा हो गया है। वर्तमान में भी यही स्थिति बनी हुई है। अब हम इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। इसके इतिहास के बारे में ऐसे जानेंगे कि आज से लगभग 100 साल पहले, 100 साल पहले क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने प्रॉमिस किया यहूदियों से कि हम आपको यहाँ पर इस क्षेत्र में, जो ये फ़लस्तीन वाला क्षेत्र है जहाँ पर आप यहूदी रह रहे हो बहुत पहले से, आपके ऊपर काफ़ी संघर्ष हुआ, काफ़ी जुल्म हुआ, हम आपको इस क्षेत्र में बसा कर जाएंगे, आपको इस क्षेत्र में बसाएंगे। तो यहूदियों को लगा कि यार, ये तो अंग्रेज़ों ने हमारे भले की बात कर दी, तो क्यों ना हम पहले से तैयारी करके रख लें। तो यहूदियों ने क्या किया कि वहाँ पर ये फ़लस्तीनी भाग में, जो फ़लस्तीनी भाग है, यहाँ पर ज़मीनें खरीदना
स्टार्ट कर दी। और ये ज़मीनें बेची किसने? जो अरब के शेख थे, शेखों ने बेची। अब अरब के शेखों ने सोचा कि यार यहूदी ज़मीन खरीद रहे हैं, इनसे तो हम अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, तो बहुत महंगे दामों पर ज़मीनें बेची और यहूदियों ने उन ज़मीनों को महंगे दाम अदा करके उनसे खरीद भी लिया। अब जब 1948 में पार्टीशन हो गया दोनों देशों का, उसके बाद में क्या होता है कि पार्टीशन हो जाने के बाद में जो ज़मीनें थीं यहूदियों की, वो फ़लस्तीनी वाले क्षेत्र में चली गई, फ़लस्तीन में चली गई। फ़लस्तीन में एक जगह है शाहजरा, वहाँ पर चली गई। अब वहाँ पर जाने के बाद में होता क्या है कि वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई, याचिका डाली गई कि ये ज़मीनें तो हमारी हैं और ये ज़मीनें हमें वापस दी जाए। यहूदियों ने कहा ऐसा। तो सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी टाइम तक मुकदमा चला। उसके बाद में वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में डिसीजन दिया कि जो शाहजरा में जो ज़मीनें हैं जिस पर फ़लस्तीनियों ने अपने मकान बना रखे हैं और अपने उन्होंने वहाँ पर फार्म हाउस बना रखे हैं, उन सब को तोड़ा जाएगा और वापस ज़मीनें यहूदियों को दी जाएंगी। तो अब होता क्या है इसमें, आप ये देखिए कि जो लोग ये कहते हैं कि ये इजराइल ने गलत किया, उनसे जो ज़मीनें वापस ले रहा है, आखिर जो जैसी स्थिति है उसको वैसा बना रहने दो, पुरानी चीज़ों पे क्यों ध्यान देते हो? वही लोग जब टर्की में इसी तरह की कुछ स्थिति होती है तो वहाँ पर मुंह बंद कर लेते हैं, अपनी जुबान बंद कर लेते हैं, चुप साध लेते हैं। अब हुआ क्या, एक ऐसी घटना तुर्की में अभी घटित हुई जिसको इजराइल ने अपने जवाब में एक महत्वपूर्ण हथियार बनाया। वो कैसे, लॉजिक सुनिए। तुर्की में जब शुरुआत में आ रहे थे ईसाई लोग अपने व्यापार के लिए, तो वहाँ पर ऐसे भारत में आए और इराक, ईरान और टर्की वगैरह सभी जगह आए अंग्रेज। तो उन्होंने वहाँ पर एक जगह पर एक तुर्की या टर्की में एक चर्च बनाया। वो चर्च को बाद में वहाँ के जो सुल्तान थे टर्की के, उन्होंने खरीद लिया और उस चर्च का नाम हागिया सोफिया मस्जिद दे दिया। अब फिर से जब धीमे धीमे अंग्रेजों को वहाँ पर आधिपत्य स्थापित हुआ, जिसमें जब अंग्रेजों ने अपनी सेनाएं स्थापित कर ली और द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था वहाँ पर, तो अंग्रेजों ने सोचा कि यार इसको दोबारा से चर्च स्थापित करना तो ठीक है नहीं, इस टाइम पे वैसे भी हमारी स्थिति वर्ल्ड में डामाडोल है, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि क्या किया कि ना ही ये जो है चर्च रहेगा और ना ही ये मस्जिद रहेगा, इसको हम म्यूजियम घोषित कर देते हैं। तो उसको हागिया सोफिया मस्जिद को अंग्रेजों ने म्यूजियम घोषित कर दिया। अब वर्तमान में वहाँ पर एक अपने आप में बहुत महान बनने वाले एक वहाँ के राष्ट्रपति आए, एर्दोगन साहब। एर्दोगन साहब ने कहा कि नहीं, वो पहले भी हागिया सोफिया मस्जिद ही थी और आज भी हम इसको हागिया सोफिया मस्जिद ही कहेंगे। और उन्होंने उस मस्जिद को खोल दिया, हागिया सोफिया मस्जिद म्यूजियम से हागिया सोफिया मस्जिद का नाम दे दिया और उसको दोबारा नमाजियों के लिए खोल दिया। अब सेम इसी बात को इजराइल ने कोड किया इंटरनेशनल लेवल पे कि जब आप ये कहते हो, टर्की ये कहता है कि नहीं, जो पहले था वही आज होगा। जो पहले था, आप कहते हो कि पहले वो मस्जिद थी हागिया सोफिया मस्जिद, तो आज भी वो मस्जिद ही रहेगी। इसी प्रकार से जो शाहजरा में जो हमारी पहले ज़मीनें थीं, वो आज भी हमारी ही होंगी। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में ये शाहजरा नामक स्थान है यहाँ पर तो यहाँ पर बुलडोजर भेज दिया गया। वहाँ जैसे बुलडोजर चल रहा था तो जो इसके बगल में सटा हुआ जो यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद है। अल अक्सा मस्जिद में जुमे की नमाज अदा की जा रही थी। उसके बाद में वहाँ पर ऐसी क्या बातचीत हुई, घोषणा हुई कि वहाँ से जो बुलडोजर चल रहा था उस क्षेत्र में पथराव चालू हो गए। तो इजरायली सेना तो पहले से ही तैयार बैठी थी, उन्हें पता था कि जुमे की नमाज होने वाली है और ये लोग कुछ उपद्रव मचाएंगे, कुछ ना कुछ होगा। तो इस पत्थरबाजी का जवाब इजरायली सेना ने किस प्रकार से दिया मस्जिद के अंदर घुस करके, वो तो आप लोगों ने बखूबी वीडियो में देख ही लिया होगा। और उसके बाद में जब मस्जिद के अंदर घुस के इजरायली सेना ने वहाँ पर लोगों को दंडित किया, तो उसका पूरे विश्व स्तर पे उसका विरोध हुआ कि आपको इस पवित्र स्थान पर नहीं घुसना चाहिए था और वहाँ पर इस प्रकार से नहीं करना चाहिए था। अब इसी चीज का बदला लेने के लिए यहाँ पर फ़लस्तीन के दो भाग हैं।
एक का नाम जो मुख्य फ़लस्तीन है, दूसरे का नाम ये जो लाल रंग से मैंने दर्शाया है ये वाला भाग, इसको बोलते हैं गाजा पट्टी। इस वाले भाग को इसको बोलते हैं गाजा पट्टी। अब ये गाजा पट्टी क्या है? गाजा पट्टी जो है तो ये फ़लस्तीन का ये पश्चिमी भाग है फ़लस्तीन का। हालांकि यहाँ पर फ़लस्तीन का ही अधिकार था, पर वर्तमान में यहाँ पर हमास नामक आतंकवादी संगठन का आधिपत्य स्थापित हो चुका है, अधिकार हो गया है। तो हमास नामक आतंकवादी संगठन ने इस मस्जिद पर जो इजरायली सेना द्वारा कार्रवाई की गई थी अल अक्सा मस्जिद में, उसका बदला लेने के लिए, उसका प्रतिशोध स्वरूप हमास नामक आतंकवादी संगठन ने गाजा पट्टी से कुछ इजराइल पर रॉकेट दागना शुरू किए। अब आप सभी को पता है कि आतंकवादी संगठन के पास में कोई इतनी खास टेक्नोलॉजी तो होती नहीं है, खास कोई चीज़ें तो होती नहीं, वही पुरानी घिटी पिटी चीज़ें जो किसी देशों ने दे दी वही उनके पास में होती हैं। तो इन्होंने लगभग बताते हैं अखबारों के हिसाब से कि 1028 रॉकेट दागे इजराइल के ऊपर। इजराइल ने अपनी सुरक्षा के लिए अपने एयर स्पेस को इतना मजबूत कर रखा है, एक आयरन टॉम्ब के रूप में बना रखा है कि इजराइल ने उन सारी की सारी मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया, रॉकेटों को हवा में ही मार गिराया और सारी रॉकेट हवा में ध्वस्त कर दी। हालांकि कुछ 2 1 4 मिसाइलें उनके इजराइल की ज़मीन पर गिर गईं और कुछ उनकी गाड़ियां टूट गईं और 8-10 वहाँ के नागरिक मारे गए, जिनमें से एक भारतीय महिला नर्स भी शामिल थी। उसके बाद में इजराइल ने क्या किया? उसके बाद में इजराइल एक बहुत ही समृद्ध देश है, उसके पास में टेक्नोलॉजी, ह्यूमन पावर, सारे के सारे विश्व के उन्नत किस्म के मौजूद हैं। इसने यहाँ से रॉकेट दागना चालू किया। इजराइल ने फ़लस्तीन पर और गाजा पट्टी पर रॉकेट दागना चालू किया। उसके बाद के वीडियो आप लोगों ने बखूबी देखे हैं कि बहुमंजिला इमारतें, 50-50 मंजिलों की इमारतों को सेकेंडों मिनटों में ध्वस्त कर दिया गया। जो फ़लस्तीन का खुफिया पुलिस का जो वहाँ का मुख्यालय था वो पूर्णतः ध्वस्त कर दिया गया। लगभग 100 नागरिक वहाँ के मारे गए। उसके बाद में जो ये गाजा पट्टी थी, यहाँ पर हमास नामक आतंकवादी संगठन के लगभग 50 टॉप लेवल के कमांडो मार गिराए। और उसके बाद में वहाँ की सेना ने, इजराइल की सेना ने बोल भी दिया, वहाँ के प्रधानमंत्री ने बोल भी दिया कि ये तो अभी सिर्फ एक ट्रेलर था, अगर तुमने दोबारा कुछ छेड़ने की कोशिश की तो तुम्हारे घर के अंदर घुस के मारेंगे और तुम्हें पूरी तरह से डिमोलिश, मतलब नेस्तनाबूद कर देंगे। उसके बाद में होता क्या, अगला हम देखते हैं इजराइल इतना आक्रामक क्यों है। इजराइल इतना आक्रामक क्यों है? इजराइल के आक्रामक होने का एक कारण है। इजराइल जानता है कि जब ये जो संघर्ष चल रहा है, इस संघर्ष से फायदा मेरा ही है, इनको घुस के मारेंगे भी और इनकी ज़मीन भी कब्जा कर लेंगे। और कल को जब यूएनओ में बैठकें होंगी तो उसमें इजराइल के ऊपर प्रतिबंध लगाने की विभिन्न देशों के द्वारा, इस्लामिक संगठनों के द्वारा, इस्लामिक देशों द्वारा मांग की जाएगी कि इन पे इजराइल ने इतना जुल्म किया, इसके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए जाएं। तो जैसे ही प्रतिबंधों की बारी आएगी तो यूएसए और फ्रांस और ब्रिटेन वगैरह अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर देंगे और सारे प्रतिबंध धरे के धरे रह जाएंगे। इजराइल को कुछ भी नहीं हो पाएगा। इजराइल का टारगेट क्या है? इजराइल का टारगेट है एक ग्रेटर इजराइल बनाने का। ग्रेटर, जैसे कि नोएडा को एक ग्रेटर नोएडा के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये मैंने बहुत ही कम शब्दों में, कम समय आपका लिए हुए इजराइल और फ़लस्तीन के बीच के संघर्ष को आपको मैंने समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको इसको ये समझ आया हो, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना। इसमें कमेंट भी आप कर सकते हैं, जिसको आवश्यकता हो उसको शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया हो तो इसको आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर कमेंट बॉक्स में मुझे इसका कारण बता दें ताकि अगली बार मैं इसका सुधार कर सकूं। जय हिंद।